गुड इवनिंग बेटा। हाँ, 12th का पूरा हो जाएगा नवंबर एंड तक बेटा। कैन वी डू वन डे फॉर वन डी मोशन एंड प्रोजेक्टाइल? देखो, वो तभी करेंगे जब आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस भेजोगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको करा दूंगा। आई एम रेडी। अपना जो सिलेबस है प्रॉपरली पेस्ड है, अच्छी स्पीड पे चल रहा है, मतलब अपने यहाँ के टेस्ट के सिलेबस के हिसाब से। तो इफ यू सेंड गुड क्वेश्चंस आई डील क्वेश्चंस इन द क्लास, और आपको कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा। मैं काम करने का फास्ट तरीका भी सिखा दूंगा। आदित्य बेटा इसमें ऐसा है कि मेरे पास जो रेंज है बहुत ज्यादा है, बट उसमें से आप बहुत सारे केसेस में कंफर्टेबल होंगे। तो मैं वो केसेस पे फोकस ज्यादा रखता हूं जहां आप लोग अटक रहे हैं, है ना? उससे सबका फायदा हो जाएगा। यस यस अक्षत, हम अभी 12th के बीच में 11th का रिवीजन चालू नहीं करेंगे, लेकिन एसआरजी के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको कराऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूंगा जिससे आपका काम बहुत इफेक्टिवली आगे बढ़े। वो भी तब जब अच्छे डाउट्स आएंगे तो। ठीक है, चलो। अभी ठीक है ना? चलिए क्लास चालू करते हैं। ये आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है। अभी तक अपन ने जो एम कैलकुलेशन वाले केसेस देखे बेटा, उन सब में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो चेंज हो रहा था। किस कारण से? क्योंकि अपन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज कर रहे थे। तो एम जो है दैट इज एम इंटू एल। अभी तक सिर्फ इसका वेरिएशन देखा था, वो केसेस देखे थे जहां पे एल चेंज हो रहा था। अब वो केसेस देखना है, एक ही केस देखेंगे जहां पर ये पोल स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं पढ़ देता हूं, कहीं कोई वर्ड में प्रॉब्लम हो तो। अ बार मैग्नेट इज इन सिलेंड्रिकल शेप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज एम नॉट। बार मैग्नेट is in cylindrical shape of radius capital R and its magnetic moment is m naught. Cylindrical part of R by 2 radius. Cylindrical part of R by 2 radius is taken out from it and kept perpendicular to it. Cylindrical part of R by 2 is taken, cut out from it and kept perpendicular to it. Find magnetic moment of combination. ठीक है, जल्दीबाजी कर दी अक्षत। आदित्य रेंज की वजह से बेटा, लेकिन बहुत डिविएशन आ जाएगा फिर इधर। तो यहां पर मैं आंसर आपको बता देता हूं। ये आंसर आना चाहिए। ये आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, ट्राई दिस, कल देखेंगे। वो परपेंडिकुलर रखा ना बेटा, दोनों को परपेंडिकुलर रखा। वैसे ही यदि आज वो एसआरजी वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो क्या क्लास से आप एग्जिट हो जाओगे? अपने को मेडिकल की तैयारी करना है बेटा। एसआरजी के लिए थोड़ी मदद आपकी जो हम कर सकते हैं कर देंगे, बट फाइनल गोल इज मेडिकल, फाइनल एग्जाम। चलो नोट करो इसको। आज की क्लास यहां से चालू हो रही है। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाना यहां से चालू कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेने को कहा है बस। ठीक है, लिखें गायरो मैग्नेटिक रेशियो। एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है, बस आपको ये टर्म क्या होता है इतना मालूम होना चाहिए। इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, एक बार मैंने कंफर्म कर लिया है। तो किसी भी रोटेटिंग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी रोटेटिंग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के लिए गायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम तो आएगा ही आएगा। और चार्ज्ड है, तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो इट इज इक्वल टू करंट कैरिंग लूप, तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो होता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने दे रखा है,
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, मास एम ई, ये हो गया। बस ये नॉलेज होना चाहिए क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, बस इतना मालूम होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम एल। अब आगे मैंने कहा था आप डाइपोल का बिहेवियर रिवाइज करके आना। ठीक है, अब वही वापस यहां पे अपन यूज करेंगे और मैं समझाऊंगा, इसका फील भी डेवलप करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए आपने पढ़ा है, आइडेंटिकल इज बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल के ऊपर फोर्स कितना होता है, 0। तो यहां भी यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितना आएगा, 0। फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपने पढ़ा, एक तरह से रिवीजन हो रहा है। और जो टॉर्क है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क डाइपोल के ऊपर हमको मालूम है, दैट इज पी क्रॉस ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, टॉर्क इज पी क्रॉस ई। तो यहां पर पी की जगह एम आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, और यदि अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो जो टॉर्क है दैट इज एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रॉपर्टीज, ये जो टॉर्क है इसकी प्रॉपर्टीज, यदि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है तो टॉर्क 0 आएगा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट इसके हिसाब से, इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से टॉर्क 0 आएगा। और थीटा इज इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अभी विजुअलाइज कर लेंगे, बट जो आपने इलेक्ट्रिकल डाइपोल की प्रॉपर्टीज रिवाइज करी है वही एज इट इज लिख रहे हैं अपन। तो जहां टॉर्क 0 है वहां इक्विलिब्रियम है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और यदि वो चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और यदि अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम से छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे जो कि 5 डिग्री से कम है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो एसएचएम परफॉर्म करने वाला है, रोटेशनल एसएचएम फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेस देन 5 डिग्रीज फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम, एसएचएम। और एसएचएम के लिए आपने पढ़ा है भाई, डाइपोल के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई। बस उसमें पी की जगह एम आ जाएगा और ई की जगह बी आ जाएगा, लेकिन यहाँ स्टार लगा दो, इसके साथ भी स्टार लगना चाहिए। ये स्टार में समझाऊंगा, ये शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर नहीं हुआ है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये इसके क्वेश्चंस हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, तो ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, और ये लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा, पूरा बैकग्राउंड तैयार करेंगे। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार पढ़ देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन, magnetic field always tries to align magnetic moment along its own direction, along its own direction, and in equilibrium magnetic moment always aligns itself along magnetic field. फिर उसके बाद लिखा है current carrying loop is also a magnetic dipole, a current carrying loop is also a magnetic dipole। ये डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, कोई वर्ड आपको मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए मैं पढ़ रहा हूं। Current carrying loop is also magnetic dipole, and all results for dipole are as it is valid for loop। समझाऊंगा, एक एक वर्ड क्लियरली समझाऊंगा। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग, जो भी अभी तक लिखा है, 2 पेजेस आपने नोट कर लिए हैं। इसमें देखो ध्यान से, जैसे अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को एनालाइज करते हैं, तो मान लो ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, ऐसे रखा है डाइपोल। तो यहां पॉजिटिव पोल के ऊपर फोर्स लगेगा क्यू ई, फील्ड के डायरेक्शन में,
और नेगेटिव पोल के ऊपर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वैल्यू तो उसकी भी क्यू ही रहेगी। तो आप देखो नेट फोर्स कितना आ गया, इस फील्ड का नेट फोर्स तो जीरो हो गया, सिर्फ ये टॉर्क लगा रही है। और देखो टॉर्क इसको किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये टॉर्क हमेशा हर फील्ड के लिए, डायपोल के लिए, हर फील्ड के लिए, डायपोल के लिए, फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट को खुद के अलोंग टर्न करने की टेंडेंसी रखती है हमेशा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल डायपोल हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल हो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल मोमेंट को खुद के अलोंग टर्न करने की कोशिश कर रही है। टॉर्क कैसा है, पी क्रॉस ई से आपको समझ में आएगा। पी क्रॉस ई किस डायरेक्शन में, पी को ई में घुमाने से मिलेगा। पी को ई में घुमाओ तो इधर ही टर्न कर रहा है, और यदि वापस इधर टर्न करने की कोशिश कर रहा है तो जैसे ही ये टर्न होकर डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाएगा, टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो सिर्फ उसको अपने अलोंग घुमाने के लिए टॉर्क लगा रही है, जैसे वो घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाता है तो टॉर्क जीरो हो जाता है। मतलब वो सिर्फ इतना चाहती है फील्ड कि वो मेरे अलोंग अलाइन हो जाए, फिर वो टॉर्क लगाना बंद कर देती है। और यदि इसको छोड़ देंगे तो यहाँ इक्विलिब्रियम में मिलेगा, जहां उसको कोई मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा, वहां पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में डायपोल इज ऑलवेज अलोंग फील्ड, डायपोल मोमेंट अलाइंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा नया कंटेंट, जैसे यहां पर नॉर्थ यानी पॉजिटिव चार्ज और साउथ यानी नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज की वैल्यू पोलस्टन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ प्लस एम या माइनस एम, और मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड। तो एक नया पॉइंट यहां बताऊंगा, जैसे अपन Q इंटू ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, वैसे अब Q इंटू ई से यहां मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, Q की जगह M आ जाएगा और E की जगह B, तो Q इंटू ई वही वही फॉर्म चल रहा है, देयर इज नो डिफरेंस, नाम बदल गए चीजों के। तो Q इंटू ई की जगह M इंटू बी, और पॉजिटिव पोल नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल के ऊपर हमेशा फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, और कैसे निकालेंगे, Q इंटू ई वाला फंडा। साउथ नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस क्यू ई ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स तो जैसे यहाँ जीरो है वैसे यहाँ जीरो है, लेकिन ये दोनों मिलकर इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, किधर, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइंड ही मिलेगा। तो यहां पर जहां एंगल जीरो है, इक्विलिब्रियम है भाई, यहां पर इक्विलिब्रियम यानी रोटेशनल, क्योंकि फोर्स तो हर जगह जीरो है, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो हर जगह है, फोर्स हर पोजीशन के लिए जीरो आएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस हर पोजीशन में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो टॉर्क लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क जहां जीरो हो गया है वहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वहां कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और फिर समझो यहां से मान लीजिए अपन छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो वापस फील्ड इधर ही लौट आने की कोशिश करेगी। यहां से डायपोल को आपने इधर डिस्प्लेस किया तो फील्ड वापस उसको इधर घुमाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इसीलिए स्टेबल है क्योंकि वापस लौट के आने की टेंडेंसी है। और यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट, एसएचएम परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम। तो आपको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आप ये डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, कंपास जैसे, बिल्कुल ठीक है उत्कर्ष। अच्छा, एक पॉइंट तो ये कि भाई ये हमेशा फील्ड के अलोंग अलाइन मिलेगा, और फील्ड हमेशा उसको खुद के अलोंग टर्न करने की कोशिश करती है। अब एक पॉइंट और लिखा था, ये पहले सुनो, जो अपन मैग्नेट के लिए पढ़ेंगे, बेसिकली जो डायपोल के लिए पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक डायपोल के लिए पढ़ेंगे, वो बार मैग्नेट के लिए भी वैलिड रहेगा और करंट कैरिंग लूप के लिए भी वैलिड रहेगा। बहुत ध्यान से सुनो, करंट कैरिंग लूप इज ऑल्सो मैग्नेटिक डायपोल। हर करंट कैरिंग लूप के पास दोनों पोल्स होते हैं एक्सेप्ट वन केस। ठीक है, वो उसको छोड़ दो, मैं बताऊंगा अलग से। तो जो भी करंट कैरिंग लूप है, इट इज अ मैग्नेटिक डायपोल, उसके पास दोनों पोल्स होंगे ही। ठीक है, ये पहले विजुअलाइज करते हैं। तो दो पॉइंट समझेंगे, एक तो जो परमानेंट मैग्नेट है उसके पास साउथ और नॉर्थ पोल्स हैं तो वो डायपोल है, और हर एक लूप है
करंट कैरिंग लूप, उसके पास भी दो पोल्स रहेंगे, तो ये भी मैग्नेटिक डायपोल हो गया। पहला पॉइंट ये समझेंगे। दूसरा पॉइंट ये समझाऊंगा, दोनों का बिहेवियर आइडेंटिकल, एक के लिए जो भी पढ़ेंगे दूसरे के लिए एज इट इज वैलिड है। मतलब डायपोल के लिए, एक डायपोल के लिए जो पढ़ेंगे, लूप के लिए पढ़ेंगे, वो मैग्नेट के लिए वैलिड रहेगा, मैग्नेट के लिए जो पढ़ेंगे वो लूप के लिए वैलिड रहेगा। तो समझें ऐसा क्यों। पहले तो समझाता हूं कि वो डायपोल कैसे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। वैसे हम मैग्नेट में दोनों पोल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और मैग्नेट का जो इलेक्ट्रिकल डायपोल से डिफरेंस है वो भी यहाँ बता दूंगा। ये नॉर्थ है तो यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, लेकिन अंदर फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, और बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। बस यही डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक डायपोल्स के बीच में, कि जो इलेक्ट्रिकल डायपोल है उसमें जितने भी फील्ड लाइंस हैं हर जगह वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी, कहीं भी हो, अंदर बाहर कहीं भी, हर जगह। लेकिन मैग्नेटिक डायपोल में ऐसा होता है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, इसमें अंदर जो फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप बना रही है टोटल, तो अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाएंगी और बाहर वो चलेंगी नॉर्थ से साउथ। सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार मेरा बताना भी जरूरी था, चीजें याद आ जाए। तो ये मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ रहेगी और बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम नॉर्थ और साउथ एंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं वो वाला एंड होता है नॉर्थ, और जहां से मैग्नेट के अंदर जाती होता है साउथ। अरे लिखा हुआ थोड़ी रहता है, वो तो हम लिखते हैं, मैग्नेट के ऊपर हम लिखते हैं। हम कैसे पता करते हैं, जहां से लाइंस बाहर निकलती है वहां हम लिखते हैं नॉर्थ, और जहां से लाइंस अंदर जाती है उसको कहते हैं साउथ। मान लीजिए कोई सोलेनॉइड है, ध्यान से देखो, सोलेनॉइड भी एक करंट कैरिंग लूप है जो कि फील्ड जनरेट करता है। और मान लो इसके करंट का डायरेक्शन ऐसा है, यहां से बाहर आ रहा है, यहां अंदर जा रहा है। ठीक है, कुछ लूप्स ड्रॉ कर दिए, ऐसे करंट चल रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर वो इस डायरेक्शन में, और अंदर इस डायरेक्शन में है और बाहर वो ऐसी चले, क्योंकि क्लोज लूप बनाना भाई। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है ये मैग्नेट क्यों है, ये मैग्नेट इसलिए क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो मैग्नेट कहलाएगा, और मैग्नेट के लिए यहाँ पे करंट रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे कोई करंट एज सच नहीं दिखता, तो इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। उसमें करंट फ्लो कराने की जरूरत नहीं, वो मैग्नेट है ही। इसमें करंट फ्लो कराओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो सोलेनॉइड जब उसमें करंट फ्लो होगा तभी वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसी चीजों को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। बट समझें, यहां पर फील्ड इधर रहेगी, तो देखो यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो ये वाले एंड को क्या नाम दोगे, नॉर्थ, और ये वाले एंड को साउथ। और अंदर फील्ड लाइंस कैसी चल रही हैं, साउथ से नॉर्थ। अरे कोई डिफरेंस ही नहीं है, अभी देखेंगे, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का बिहेवियर इतना क्लोज है, कई बार है ना फील्ड जनरेट कर रहे हैं दोनों, तो हम पता नहीं कर सकते कि सोलेनॉइड की है कि ये परमानेंट मैग्नेट की है। सो डिफिकल्ट, देख के ही पता चलता है कि यार ये तो बार मैग्नेट है, ये तो सोलेनॉइड है, फील्ड से नहीं बता सकते कई बार। तो इसके पास भी दो पोल्स आ गए। और अपन सिंगल लूप की बात करें, एक सिंगल टर्न है, ध्यान से देखो, यहां पर करंट ऐसे चल रहा है, तो फील्ड लाइंस, ये फील्ड ऐसी आएगी, तो इस फेस से, यहां साइड से देखें, दोनों को देखेंगे, करंट ऐसे चल रहा है, यूं चल रहा है, तो यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे और इधर घूम के अंदर जाएंगी, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे और घूम के अंदर जाएंगी। तो इधर से देखेंगे तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही, तो ये वाला फेस, इधर से देखेंगे तो ये नॉर्थ है, और इधर से देखेंगे तो साउथ। दोनों को कभी अलग कर ही नहीं सकते, नॉर्थ और साउथ को कभी अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही सिक्के का, एक ही कॉइल का, इधर से देखने पे वो फेस नॉर्थ दिखेगा, इधर से देखने पे साउथ दिखेगा। अरे कुछ भी कर लो, दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दोनों है, यहाँ नॉर्थ बाहर से देखेंगे और पीछे से देखेंगे तो ये साउथ, लाइंस पीछे से एंटर कर रही हैं और यहाँ से एग्जिट कर रही हैं, तो इधर से देखेंगे तो ये नॉर्थ हो गया। तो भैया हर एक लूप के पास दो पोल्स आ गए कि नहीं, तो हर एक लूप एक डायपोल है। पहली बात ये, हर एक करंट कैरिंग लूप एक डायपोल है। देर आर वन और टू एक्सेप्शंस, वो मैं बता दूंगा आपको। तो एक बात तो ये बताई, तो पहली बात ये समझ में आई कि भाई ये दोनों जो हैं
वो डायपोल्स हैं। फिर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों का, चलो सर ये बात तो समझ में आ गई कि ये भी डायपोल वो भी डायपोल, लेकिन दोनों के लिए एक ही सेट ऑफ फार्मूला कैसे काम करेगा? वो तो परमानेंट मैग्नेट है, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में। दोनों सिमिलर है, दो प्रॉपर्टीज दोनों की बताता हूं मैच कर रही हैं, बाकी आगे हम सेम प्रॉपर्टीज मान के काम करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा बार मैग्नेट है, बहुत ध्यान से सुनना, एक छोटा सा बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, छोटे बार मैग्नेट के साथ काम कर रहे हैं। इसके एक्सिस पर डिस्टेंस x पर, इसके एक्सिस पर डिस्टेंस x पर जो फील्ड है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग, डायपोल वाला केस, इसकी जो फील्ड है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2kp/r³, 2kp/r³ की जगह 2km/x³, यदि x माना है तो ये हमको सबको पहले से मालूम है, ठीक है। अब आप समझो ध्यान से, चलो लिख देता हूं ना। किसी एक करंट कैरिंग रिंग की एक्सिस पे फील्ड, ये करंट ऐसे कैरी कर रहा है, ये करंट ऐसे कैरी कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है और एक्सिस पे फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। इसके लिए भी अपन किसी एक एक्सियल पॉइंट पे डिस्टेंस x पे फील्ड निकालेंगे, तो करंट कैरिंग रिंग है, इसके एक्सिस पे पॉइंट है, तो फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग, इसमें भी फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग, तो डायरेक्शन तो मैच कर रहा है। लेकिन वैल्यू यहाँ फॉर्मूला हमको मालूम है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r² प्लस x² टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला हमको मालूम है, ये तो बहुत डिफरेंट दिख रहा है, और कितना डिफरेंस है। बट सुनो, ये छोटे डायपोल के लिए है, यदि हम छोटा लूप लेंगे तो क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से देखो, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा इसी में। यहां पे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे को μ0/4π लेके आना है, तभी तो क्या आएगा, μ0/4π, तो 2π से मल्टीप्लाई करता हूं, 2π से मल्टीप्लाई किया और 2π से डिवाइड कर दिया। अब देखो, ये जो μ0/4π है, ये हो गया k, दिस इज k, μ0/4π लिख दिया। I इंटू πr² क्या हो गया, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसकी जगह m आ गया। जो सर्कल में चीजें वहां लिखते जा रहा हूं, μ0/4π उधर लिख दिया, इसको लिख दिया उधर m, और 2 बचा हुआ, ये 2 को लिख दिया इधर, और नीचे यदि ये r बहुत छोटा है, बहुत छोटे लूप के लिए काम कर रहे हैं, r निग्लिजिबल है, तो इसको हटा देंगे, लेट मी रिमूव दिस, r हट गया, तो क्या बचा, x² टू द पावर 3/2, यानी क्या आ गया, x³, सब कुछ इधर लिख लिया। तो अब ये जो लिखने के बाद देखो, k 2m/x³, अरे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो छोटा बार मैग्नेट है कि छोटा करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। दोनों का बिहेवियर आइडेंटिकल है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि फील्ड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का सेम, जिस फॉर्मूले से इसकी फील्ड मिलती है उस फॉर्मूले से इसकी फील्ड मिलती है, जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ। और दूसरा हमने पढ़ा है, डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म फील्ड का फोर्स कितना आता है, हमने पढ़ा है, दैट इज 0। अच्छा, करंट कैरिंग लूप के ऊपर भी यूनिफॉर्म फील्ड का फोर्स कितना आता है, करंट कैरिंग लूप डाइपोल है लेकिन उसके ऊपर फोर्स अलग आता है क्या, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल है, अभी मैंने बताया, क्या इस डाइपोल के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 आता है, यस। तो देखो ये बिहेवियर भी आइडेंटिकल, अरे सारे बिहेवियर प्रूव कर सकता हूं आइडेंटिकल हैं, बट अरे हमारे पास टाइम नहीं ना, हम अब आगे सिमिलैरिटी यूज करेंगे। इज दिस ओके, आगे बढ़े। तो जो भी अपन डाइपोल के लिए पढ़ेंगे बेटा, जो डाइपोल के लिए पढ़ेंगे वो परमानेंट मैग्नेट के लिए भी काम करेगा और लूप के लिए भी काम करेगा, सेम एनालिसिस दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट समझते चलते हैं, ये मैंने बता दिया, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट को खुद के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करती है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही मिलने वाला है, और ये मैंने समझाया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले सकता है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आर छोटा है ना बेटा, एक्स के कंपैरिजन में छोटे लूप के लिए काम कर रहे हैं, श्रुति बहुत छोटे लूप के लिए काम कर रहे हैं, तो आर निग्लिजिबल है, r² x² के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है।
अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज करेंगे, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे टॉर्क अपन ने एम क्रॉस बी लिखा, यानी एम बी साइन थीटा। कोई परमानेंट मैग्नेट है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो हमको मालूम है टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट को खुद के अलोंग घुमाएगा और वैल्यू कितनी आएगी, एम बी साइन थीटा। तो ये बहुत इजी है। अब नया पॉइंट, यहां पर मान लो कोई एक करंट कैरिंग लूप ऐसे करंट कैरी कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट उसके एक्सिस के अलोंग रहता है ना, लूप के परपेंडिकुलर रहता है। तो ऐसे करंट कैरी कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है। तो यहां पर भी हम टॉर्क के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब भी मैंने बताया दोनों के लिए सेम सेट ऑफ फॉर्मूले काम करेंगे। तो फिर से ये जो फील्ड है मैग्नेटिक मोमेंट को खुद के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और जब ये मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाएगा, है ना, जैसे ये लूप है, ये लूप इधर है तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाएगी ताकि मैग्नेटिक मोमेंट इधर अलाइन हो जाए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर, एक ही बात है, ये दोनों अलाइंड है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। और देखो ये इधर ही घुमाएगा, हमेशा वो लूप को ऐसे टर्न करेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट उसके अलोंग हो जाए और लूप उसके परपेंडिकुलर हो जाए। और फिर एक और पॉइंट ध्यान से सुनिए। जैसे यहां पर इसको छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया तो टॉर्क इसको वापस लौटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा और एसएचएम का टाइम पीरियड थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्विलिब्रियम पोजीशन और टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एमबी। फॉर्मूला एज इट इज काम करेगा जो डायपोल के लिए है ना, डायपोल के लिए जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, डायपोल के लिए 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई, वही फॉर्मूला एज इट इज यहां काम करेगा लूप के लिए भी परमानेंट मैग्नेट के लिए भी। और फिर आगे भाई माइनस पी डॉट ये आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डायपोल के लिए, दोनों डायपोल्स के लिए यही फॉर्मूला काम करेगा। तो डिफरेंस कहाँ है, परमानेंट मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ इनटू एल करेंगे और यहाँ पे एनआईए करेंगे, तो इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब एक जैसा ही है। दिस इज ओके। नोट कर लिया ये तो समझाने के लिए फॉर्मूले तो सारे पहले ही आपके पास हैं। अब बहुत क्रिटिकल पॉइंट, ये स्क्रीनशॉट लो, मैं पूरा पढ़ देता हूं, कोई वर्ड यदि समझ में नहीं आ रहा है तो लिखो, आप लिखो नहीं, स्क्रीनशॉट लो, मैं पढ़ देता हूं। इफ अ डायपोल हैज फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन देन component of field parallel to its axis has no effect on its motion। फिर से पढ़ रहा हूं। If a dipole has fixed axis of rotation, then component of field parallel to axis has no effect on its motion। आगे लिखा है only the component perpendicular to axis, only the component perpendicular to axis, समझाया उसको, component in plane of rotation that is plane perpendicular to axis, component in plane of rotation that is plane perpendicular to axis decides its behavior। पहला पॉइंट लिखा है it aligns along this component in equilibrium and time period of SHM is given by this expression। अब ये मलयालम है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन, बहुत ध्यान से सुनना समझना। आपको पहले विजुअलाइज कराता हूं एक सिंपल एग्जांपल से। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यदि एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जैसे दरवाजा, आप ये कैमरे को उधर अपन पॉइंट नहीं कर सकते, जैसे दरवाजे के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, बहुत ध्यान से सुनो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हाथ, ये दरवाजा ऐसे घूमेगा, ये दरवाजा ऐसे घूमेगा। तो यदि इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, रिजिडली क्लैम्प्ड है, तो यदि एक्सिस के पैरेलल कोई फोर्स लगता है तो बताओ इसको रोटेट करेगा क्या, इसके मोशन को अफेक्ट करेगा क्या? मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं इसके पैरेलल, ठीक है, कोई भी असर पड़ेगा क्या इसका? आप दरवाजे को घुमाने के लिए इसकी एज के पैरेलल फोर्स लगा के देखो, जो एक्सिस है ये एक्सिस है, ये एक्सिस, इसके बाद दरवाजा ऐसे घूमेगा, इसके पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो बताओ इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा क्या? नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सिस के पैरेलल जो फोर्स लगता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल फोर्स, उसका इसके मोशन से कोई लेना देना नहीं। इसको घुमाना है तो ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो फोर्स एक्सिस के पैरेलल उसको हटा दो, अब बार बार नहीं समझाऊंगा, एक्सिस के पैरेलल कोई भी फोर्स है उसको हटा दो, उसका इसके मोशन से लेना देना नहीं, ठीक है।
वो हटाने के बाद ये जो कंपोनेंट इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में, ये वाला प्लेन जिधर ये घूमने वाला, ये इधर घूमने वाला है दरवाजा, जिस प्लेन में घूमने वाला है, इस प्लेन में, जिस प्लेन में ये घूमने वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस प्लेन में जो फोर्स है उसी को यूज करके इसके मोशन को एनालाइज करेंगे। इज दिस ओके? ठीक है। तो अब इसको ना इलेक्ट्रिकल डायपोल और फिर मैग्नेटिक डायपोल दोनों को यूज करके समझाता हूं। एक और एक्सप्लेनेशन, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो एक लकड़ी का डायपोल है और यहां पर, या एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसके बीच में एक छोटा सा होल किया, ठीक है, और एक पतली सी रॉड पास कर दी, वर्टिकल रॉड। ये बार मैग्नेट है, इसमें बीच में खोल किया और पतली सी एक लकड़ी की रॉड पास कर दी, या ये कोई रॉड पास कर दी, तो ये अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है। एक्सिस वर्टिकल है तो कौन से प्लेन में घूमेगा? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल एस्टैब्लिश कर दी, वर्टिकल, तो नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगेगा एम बी इधर, साउथ के ऊपर लगेगा एम बी नीचे। बताओ ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा पाएगी क्या? नहीं, कोई मतलब ही नहीं, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है और ये रॉड उसको घुमाने नहीं देगी। विजुलाइज, इस होल से रॉड पास हो रही है, वो इसको बिल्कुल मूव नहीं करने देगी। तो ये जो कंपोनेंट फील्ड का एक्सिस के पैरेलल है, ये इस बार मैग्नेट के मोशन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर? क्लियर है तो वाई बोल दो, एक एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा। अब तो ये वाला कंपोनेंट हमेशा हटा देंगे, फिर कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे वो समझो। इसी डायग्राम को मैं ड्रॉ कर रहा हूं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो बार मैग्नेट है, ध्यान से सुनिए, इसके बीच में होल किया है और ये वर्टिकल रॉड पास हो रही है, ये रॉड पास हो रही है, तो ये वर्टिकल एक्सिस, अब व्यू डिफरेंट है, ये वाला व्यू अलग था। और अब एक फील्ड इस, ये है प्लेन ऑफ रोटेशन, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होता है? ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर प्लेन में घूमने वाला है, तो प्लेन ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, प्लेन ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अतर्व यहां से समझ में आएगा। अब यहां पर इस प्लेन में जो फील्ड है, इसको तो हटा देंगे, जो एक्सिस के पैरेलल फील्ड है उसको हटा दिया। इस प्लेन में फील्ड है, मान लो इस डायरेक्शन में, ये बी पैरेलल होगी जो एक्सिस के पैरेलल है, इसको हटा देंगे। और ये एक्सिस, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इस प्लेन में जो कंपोनेंट इधर, ये जो है ध्यान से देखो, नॉर्थ के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, साउथ के ऊपर इधर, तो ये देखो इसका असर आएगा और ये घुमाएगा इसको, जब तक ये डायपोल इधर अलाइन नहीं हो जाएगा तब तक ये टॉर्क लगेगा। तो फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो डायपोल मोमेंट है इस प्लेन में इस फील्ड कंपोनेंट के अलोंग अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में किधर अलाइन होगा कौन डिसाइड करेगा? नॉट दिस कंपोनेंट। इस प्लेन ऑफ रोटेशन में जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के अलोंग ये अलाइन होकर रुकेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, पहली बात। और यहां से यदि अपन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, यहां से छोटा सा, अब इसी फील्ड के साथ काम करना, ये फील्ड, और इस मैग्नेट को यहां से छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये ऑसिलेट करेगा। तो टाइम पीरियड भी यही डिसाइड करेगा, जो फील्ड कंपोनेंट इसके मोशन को अफेक्ट करने वाला, ये वाला कंपोनेंट, यही टाइम पीरियड भी डिसाइड करेगा। तो टाइम पीरियड में 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज दिस क्लियर नाउ? मोहम्मद अभी बता दूंगा प्रीवियस स्लाइड। क्रिस्टल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। चलो बढ़िया, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट लिखाया है, आपके पास नोट्स में होना चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या कहता है? ये डायपोल के लिए एक्सिस फिक्स्ड है, तो जो कंपोनेंट एक्सिस के पैरेलल है वो हटा दो, उसका कोई असर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है उसका। सिर्फ वही कंपोनेंट अपन यूज करेंगे जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में है। ये डायपोल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस प्लेन में जो फील्ड कंपोनेंट है वही यूज करेंगे, ये उसी के अलोंग अलाइन होगा और टाइम पीरियड भी वही डिसाइड करेगा। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन,
एक केस, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, धागे से लटका दिया है, तो धागे से लटका दिया तो अब धागे के अबाउट या ऑसिलेट करेगा, तो इसका एक्सिस कौन कौन सा हो गया बताओ, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, बताओ बताओ, इसका एक्सिस वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो यहां पर एक एक्सिस फिक्स हो गया, इसको इस धागे के अबाउट ही ऑसिलेट करना है। तो बताओ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट अपन यूज नहीं करेंगे, उसको हटाना बहुत मुश्किल है, असंभव है प्रैक्टिकली, तो उस कंपोनेंट को निग्लेक्ट करना असंभव है। बट अपन यहाँ थ्योरी में किस कौन से कंपोनेंट को हटा देंगे, अरे एमजी तो हटेगा ही हटेगा, मैं फील्ड का कंपोनेंट पूछ रहा हूँ, बीवी देखो लिखा लोगों ने, लोग बीवी को हटा रहे हैं, इतनी ताकत है इन लोगों में। तो ये जो फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं कि किधर अलाइन होगा और ये टाइम पीरियड क्या रहेगा। ठीक है, तो यहां पर और ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के लिए एक्सिस फिक्स हो गया, तो इसके मोशन को सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिसाइड करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा किधर से किधर रहता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा इस लाइन के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन प्लेन ऑफ रोटेशन, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया और प्लेन ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन इज प्लेन ऑफ रोटेशन, इस प्लेन में जो कंपोनेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वही डिसाइड करेगा, तो इधर अलाइन हो जाएगा। और टाइम पीरियड के लिए 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम, बी में बी रिजल्टेंट यूज नहीं करेंगे, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं करेंगे, हटा दो वर्टिकल कंपोनेंट, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। हितेश, ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखना। आगे अपन ये टॉपिक है, एक सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये टाइम पीरियड वाला है, इसको कहते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, उसके टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बहुत काम का है। अभी तो दूसरे टॉपिक्स और बीच के बाकी हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करो, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ देता हूं मैं। Equilateral triangle is made from wire of length L. Equilateral triangle is made from wire of length L which carries current I. Magnetic field of B naught lies in plane of loop. Magnetic field of B naught lies in plane of loop. Find force and torque required to maintain equilibrium. Find force and torque required to maintain equilibrium. ठीक है, अच्छा एक बात, अभी शुरुआत में जब मैं जस्ट एंटर हुआ था क्लास में, तो बच्चों ने ग्रीट किया, अभी पिछली क्लास में भी ऐसा हुआ, हेलो सर, हाय सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह के आ रहे थे। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण भी आते हैं, मैं उनको एड्रेस करना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि सभी बच्चे बैठे हैं। मुझे ये जो नॉर्मल ग्रीटिंग से अच्छी लगती हैं, और हेलो और हाय बुरे नहीं है, बट आई फील आई एम ओल्ड स्कूल। हम हमारे टीचर्स को कहीं भी मिल जाए, कहीं भी सड़क पे हमको हमारे पास से निकल रहे हैं या वो मॉल में मिल जाएंगे, हम हमेशा उनके पाँव पड़ते हैं। तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप जब हमको मिलो तो पाँव पड़ो, नो, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन हेलो और हाय एक जनरल आपको रूल ऑफ बिहेवियर बता रहा हूं, इंटरेक्शन। हेलो और हाय जो आपकी इक्विवेलेंट हैं एज ग्रुप में, अब उनके लिए यूज करते हैं, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस चलता है। बट पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, इनके लिए हेलो और हाई वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं। अब मॉडर्न टाइम्स में वो डिफरेंस खत्म हो रहा है, वो अलग बात है, इट्स अ नेगेटिव चेंज। तो बहुत बढ़िया रहता है आप उनको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोले, नमस्ते बोले, ठीक है। बट ये हेलो और हाय अवॉइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज योर एड्रेस टू देम शुड बी हैविंग वेटेज ऑफ इंडिकेशन ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि हेलो बोलने वाले रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, वो करते रिस्पेक्ट। लेकिन आप एक बहुत बात ध्यान से सुनो, शराब की दुकान के सामने खड़े होके स्टील के ग्लास में दूध पीना ठीक नहीं है। शराब की दुकान के सामने खड़े होके स्टील के ग्लास में दूध पियोगे तो तुम तो दूध पी रहे हो, लेकिन लगेगा क्या, लगेगा क्या,
कि भाई ये तो गलत चीज पी रहा है, तो जो आपके अंदर है वो आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कोई आपके पास से निकल रहा टीचर, हेलो सर, नहीं, ये गलत है, एक्सप्रेशन गलत है, भले से आपके मन में रिस्पेक्ट है, ऐसा कोई नहीं रहता है, क्यों रहेगा कि डिसरिस्पेक्ट रहेगा, रिस्पेक्ट इज ऑलवेज देयर, बट द एड्रेस शुड बी सिंबलाइजिंग व्हाट इज इनसाइड। तो हेलो और हाय अवॉइड करना, और करते भी हो तो आई डोंट माइंड इट। मैं टीचर हूं, मुझे सिखाना है, आई एम ओल्ड स्कूल एंड ओल्ड स्कूल इज मच बेटर देन द करंट स्कूल, प्रेजेंट स्कूल। कुछ नॉर्म्स चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स आपकी इस तरह की होना चाहिए। तो अभी आ गया है, पाए लागू गुरु जी चलेगा ये, बट जो आपका एड्रेस होना चाहिए दैट शुड बी हैविंग द वेटेज एंड इंडिकेशन ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अवॉइड करना है आपको हेलो और हाय। आई डोंट से कि वो बैड है, गलत है, ये ज्यादा अच्छा है। तो देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज मेड फ्रॉम वायर ऑफ लेंथ L, कैरीज करंट I, magnetic field of B naught lies in the plane of loop, find force and torque required to maintain equilibrium, ठीक है। तो ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इसमें ड्रॉ भी कर लिया, तो कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम भी दे रखा है, सुनो ध्यान से। फोर्स कितना लगेगा बताओ, जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से। सर आई एग्री, चरण स्पर्श, नमस्ते, बहुत बढ़िया। 0 भाई, फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड दे रखी है, तो फोर्स तो 0 होगा। तो हमको लूप को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो जितना फोर्स और टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है उतना हमको लगाना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म फील्ड है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और जो फील्ड है वो इसी प्लेन में है। तो टॉर्क भी बताओ कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना आ गया, लूप के साथ एंगल कितना आ गया, 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा। बस, ये गड़बड़ नहीं करना, सबने 0 लिख दिया, टॉर्क 0 नहीं है। ये पॉइंट इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करना था मेरे को, बड़े काम का पॉइंट है, बहुत ही काम का पॉइंट है। बहुत ध्यान से सुनो, यदि आपको दे रखा है कि जो लूप है, या कहें फील्ड जो है इसी प्लेन में है। दो केसेस बता रहा हूं, दोनों ध्यान से समझना और रिटेन करना। फिर पहला केस कि जो फील्ड है इसी प्लेन में है, और दूसरा फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, लूप के, बहुत ध्यान से सुनो, लूप के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हमको जब भी टॉर्क कैलकुलेट करना है ना, तो एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल यूज करना है। किन के बीच का एंगल, एम वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो लूप के परपेंडिकुलर, और ये फील्ड इस प्लेन में है। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस लूप के परपेंडिकुलर, और फील्ड लाइंस इसी प्लेन में है, तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ कितना होगा, 90। तो टॉर्क मैक्सिमम होगा यहाँ पर थीटा 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होगा। और यदि फील्ड इस लूप के परपेंडिकुलर है, लूप के परपेंडिकुलर यानी मैग्नेटिक मोमेंट के अलॉन्ग हो गई, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट वो भी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ टॉर्क 0 होगा, ठीक है। तो ये कई बार हमसे जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही पढ़ा आपने कि भाई फील्ड इस प्लेन में है, तो एक बार और चेक कर लो, ये करंट ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया और फील्ड इस प्लेन में है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में एंगल 90 है। टॉर्क में एम और बी के बीच का एंगल यूज करते हैं, लूप और फील्ड के बीच का एंगल यूज नहीं करते, ध्यान रखना। यहाँ जो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है, जो टॉर्क है, दैट इज एम बी साइन 90। जितना टॉर्क वो लगाएगी उतना अपोजिट सेंस में हमको लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपसे वैल्यू पूछी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क निकालते हैं। अब एम ध्यान से देखिए, एम लिखना है तो आई इंटू ए इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए एरिया √3/4 ए स्क्वायर। ए यानी एज लेंथ, एज लेंथ कितनी आएगी, L/3। टोटल लेंथ इस वायर की है L, तो एक एच की कितनी होगी, L/3, √3/4 ए स्क्वायर इंटू बी नॉट इंटू साइन 90, दैट इज 1। तो इतना टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा। इज इज ओके?
हेमांग याद हो जाएगा, आप एफर्ट मत डालो, अलग से उसको घुटने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा अपने आप ही, नेचुरली हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्क्रीनशॉट ले लो। और यहां मैंने डायग्राम में एक स्टेटमेंट इंसर्ट कर दिया है कि जो फील्ड लाइन से दे आर इन दी प्लेन ऑफ लूप, वो आपको बताएंगे, लिखा हुआ देंगे। और उतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने हटा के ये डायग्राम में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि फील्ड लाइंस आर इन द प्लेन ऑफ लूप। तो क्या है, एक धागे से एक रिंग लटका हुआ है, ठीक है, रिंग का मास m है, उसका रेडियस r है, इसमें करंट I है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसी प्लेन में है। और फिर कहते हैं लूप इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन शोन, लूप इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन शोन, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन एंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आप प्लीज पे अटेंशन, सुनना है आपको। यूनिफॉर्म फील्ड दे रखी तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना आएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन तो 0 आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अल्फा निकालना, ध्यान से सुनना, अल्फा निकालना है तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा ये यूज करेंगे। हमको टॉर्क निकालते आता है, टॉर्क को आई से डिवाइड कर देंगे तो अपने को अल्फा मिल जाएगा। तो अल्फा के लिए टाउ डिवाइडेड बाय आई, ये दोनों सर्च करते हैं। यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, ये धागे से लटका हुआ है, इसी एक्सिस के बाद रोटेट करने वाला है। तो सुनो, जो टॉर्क है उसका तो फॉर्मूला हमारे पास है, टॉर्क इस एम बी साइन 90, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि अभी बताया मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इधर और फील्ड इधर, तो 90। और एम क्या आएगा भाई, आई इंटू ए पाई आर स्क्वायर, फील्ड की जगह बी नॉट, तो ये टॉर्क आ गया। ठीक है, अब आई, ये याद रखना है आपको, 11 का इतना कंटेंट आप रिवाइज कर लो। किसी रिंग के लिए इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, कोई भी डायमेट्रिकल एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू हैव टू रिमेंबर एम आर स्क्वायर बाय 2। इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर आता है, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, ये हटा ही देता हूं, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, लेकिन डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2। बस हो गया काम। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिक्स्ड है, इसी के अबाउट आई निकालना है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये धागा है, इस धागे के अबाउट ऑसिलेट करने वाला है, तो उसी के अबाउट आई लिखेंगे। ये क्वेश्चन से एक बात और समझ में आएगी कि आई किस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि जो रिजिड बॉडी है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग होता है, तो वो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना है, ये तो धागा है दे ही रखा आपको इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, यस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आएगा, बढ़िया। तो ये आंसर आ गया, ये टॉर्क एम, दिस इज एम बी, ये टॉर्क डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर बाय 2, ये इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक और केस ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना है। देखो अजीत पूछ रहा है ग्रेविटी क्यों नहीं अकाउंट करी, बहुत ध्यान से सुनो, अजीत का डाउट है। इस केस में मास दे रखा है, अभी भी मास है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा अजीत, mg के कारण एक्सेलरेशन कितना आएगा, जल्दी बताओ। रिंग को धागे से लटका रखा है, तो अरे तो ये टेंशन mg को कैंसिल करना है ना भाई, mg उसको नीचे खींच ही नहीं सकता है। और दूसरा mg का टॉर्क भी 0, क्योंकि mg से एक्सिस के पैरेलल फोर्स का भी यूज नहीं करते। तो mg जो है, अभी बताया, जो फोर्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका इसके मोशन से कोई लेना देना नहीं है, याद आया, अभी बताया। तो ये एक्सिस है इसका और mg इसके पैरेलल लग रहा है, तो इसको अकाउंट नहीं करेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन, उसको पूरा डायग्राम के फॉर्म में दे दिया है। करंट कैरिंग रिंग है, मास m, रेडियस r, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो पहले बताओ, यहां से रिलीज करेंगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन जल्दी बताओ। दोनों 0, डबल 0, सबका आंसर आ रहा है, दोनों 0, बहुत ही बढ़िया। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड दोनों बाहर आ रहे हैं। यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे
मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वहां ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर तो दोनों ही इसी डायरेक्शन में, यहां से इसको, जैसे ये लूप, ये मेरा हाथ लूप है, ये लटका हुआ है इक्विलिब्रियम में, इसको छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो यहां पे टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस यानी एसएचएम का टाइम पीरियड, फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी परपेंडिकुलर। जो एक्सिस है वो तो ये धागा है, एक्सिस वर्टिकल है, तो बताओ कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, जो फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, और ये फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो कंपोनेंट है वही टाइम पीरियड डिसाइड करेगा। तो पूरी फील्ड ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पूरी फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो यहां पर 2 पाई आई अभी बताया मैंने, देखो यहाँ पे फिर धागे के एक्सिस के अबाउट होने वाला है, तो mr²/2 ये आई आ गया, और मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू पाई r² आई इंटू ए, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, और बी परपेंडिकुलर सिंपली बी नॉट, ये टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ गया। देवेंद्र आ गया कल रोज की बात पे, प्रीवियस स्लाइड है ना। स्प्रिंग होता तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो ये टाइम पीरियड आता है, जो स्प्रिंग है उसके फोर्स को एमजी और एमजी के फोर्स को स्प्रिंग बैलेंस कर देता। नोट कर लिया ये, जल्दी जल्दी ये वाली स्क्रीन, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट देवेंद्र। एम और बी के बीच में एंगल 0 है ना अंजलि, एम और बी के बीच में एंगल 0 है तो टॉर्क शुरू में 0 है, एम और बी दे आर पैरेलल तो टॉर्क 0 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, नोट करो तो एक क्वेश्चन, एरिया तीनों का ए है, 3 लूप्स दे रखे हैं, 3 लूप्स आपको दे रखे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई आपको दे रखी है, तीनों का एरिया है, करंट का सेंस भी दे दिया है। एक स्क्रीन बेटा, हितेश डायग्राम आपसे नहीं बन रहा तो चिंता नहीं करना, मेडिकल एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, वो ड्रॉ करके देंगे, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो बेटर हैव ए स्क्रीनशॉट। देखो ध्यान से, अपने को तीनों लूप्स के ऊपर टॉर्क निकालना है, एक लूप के ऊपर तो टॉर्क देख के बता सकते हैं 0, कौन से लूप के ऊपर, लूप नंबर बताओ, गलत बताया, थर्ड नहीं है बेटा, फर्स्ट के ऊपर भी 0 नहीं, सेकंड के ऊपर टॉर्क 0, सिर्फ सेकंड के ऊपर, ये अच्छा हुआ मैंने ले लिया, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है इसकी। तो समझो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई है, और एक एक करके देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई है, फर्स्ट लूप के ऊपर टॉर्क निकालना है, तो यदि सिर्फ वैल्यू चाहिए तो सुनो ध्यान से, वैल्यू तो बहुत इजी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई है और ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन में है, तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है, तो यदि टॉर्क की सिर्फ वैल्यू चाहिए 1 के ऊपर, तो m विच इज आई इंटू ए, बी साइन 90, खत्म। लेकिन वो आपको वेक्टर फॉर्म पूछेंगे, तो वेक्टर फॉर्म के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो टॉर्क ऑन 1 यदि अपने को वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो m क्रॉस b करेंगे, m क्रॉस b, b तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, b वेक्टर फॉर्म में b नॉट j कैप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, b वेक्टर, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। अब इसको देखो, यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू तो आई इंटू ए आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताओ यूनिट वेक्टर, ये है, ये लूप है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में लूप है, तो मैग्नेटिक मोमेंट उसके परपेंडिकुलर या तो पॉजिटिव जेड या तो नेगेटिव जेड, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा लूप के परपेंडिकुलर होता है,
एरिया वेक्टर भी लूप के परपेंडिकुलर होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं और दोनों एरिया के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे बताओ प्लस के की माइनस के, सेंस आपको दे रखा करंट का, प्लस के की माइनस के, प्लस के, शाबाश। तो यहां पर ये आ गया। और वैल्यू निकालना है तो देखो स्केलर्स अलग कर दो, आई ए बी नॉट, स्केलर्स बाहर निकाल दो। के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे इज माइनस आई। तो देखना वो सर्कल ड्रॉ करके आप डिसाइड करोगे, के क्रॉस जे इज माइनस आई, जे क्रॉस के इज प्लस आई, ये आपको खुद को करना है। ऐसे टॉर्क ऑन टू यदि आपको डिसाइड करना है तो बताओ टू कौन से प्लेन में है, टू कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कौन से एक्सिस के अलोंग गया, उसका मैग्नेटिक मोमेंट वाई के अलोंग और फील्ड भी वाई के अलोंग। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहां पे इसके ऊपर टॉर्क 0 हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर भी 0 रहेगा, 0 वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब थर्ड के लिए टॉर्क लिखना है तो वैल्यू लिखना तो बहुत इजी है थर्ड के लिए। अब बताओ एम और बी के बीच में एंगल कितना आ रहा है थर्ड के लिए, थर्ड के लिए एम वेक्टर और बी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है अलोंग वाई, ठीक है, और ये वाई जेड प्लेन में है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक्स के अलोंग है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्स के अलोंग जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग, इसका मैग्नेटिक मोमेंट वाई जेड प्लेन में ये लूप है तो एक्स के अलोंग जाएगा, और ये वाई के अलोंग, तो 90 डिग्री। तो एम बी साइन 90। बट अपने को वेक्टर फॉर्म चाहिए तो ध्यान से सुनिए, एम वेक्टर आई इंटू ए, और यूनिट वेक्टर बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में है तो नॉर्मल जाएगा पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, बताओ किधर, पॉजिटिव एक्स, प्लस आई, सब जवाब दे रहे हैं प्लस आई कैप। एम क्रॉस बी विच इज बी नॉट जे कैप, आई ए बी नॉट, आई क्रॉस जे इज प्लस के। सब कंफर्टेबल है इसमें, फटाफट नोट, ये बहुत इजी है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। राइट हैंड से भी कर, बिल्कुल कर सकते हैं प्रिंस, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल खुशी यूज कर सकते हैं बेटा, अलाउड है। चलो अब थोड़ा क्रिटिकल केस, बहुत अच्छा केस। नोट करो तो ये, इसमें एक बहुत छोटा तरीका बताऊंगा काम करने का और एक थोड़ा लेंदी तरीका, क्योंकि है ना हर कोई 3D को विजुअलाइज नहीं कर पाता है। इस केस में जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दी है वेक्टर फॉर्म में बी नॉट की कैप, और ये लूप की एजेस दे दी है, करंट दे दिया है, कोई बात नहीं हेमांग, कभी कभार गलती हो जाती है, ध्यान करो गलतियां खत्म हो जाएगी। अब 3 डायमेंशनल केस है ना, ये एक्स वाई प्लेन में है, ना वाई जेड प्लेन में है, ना जेड एक्स प्लेन में, ठीक है। अब पेन रख के ध्यान से सुनिए बेटा, पहले ना 3D व्यू जो एकदम फटाफट सॉल्यूशन देगा, और फिर एक 11 का कॉन्सेप्ट, दोनों। यहां पर यदि सिर्फ वैल्यू पता करना टॉर्क की, सिर्फ वैल्यू पता करना तो बहुत इजी है, बहुत इजीली आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल बता सकते हैं। बताओ कितना एंगल, 90, शाबाश। एक बार ये विजुलाइज करा देता हूं सबको, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव जेड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैंने इसी लूप के थ्रू फील्ड प्लॉट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव जेड है, दैट इज इन द प्लेन ऑफ लूप। और बताओ अब एंगल कितना आएगा, जब भी फील्ड जो है प्लेन ऑफ लूप में है, किधर भी कोई भी केस ले लो, ये एक बार फिर बताता हूं क्योंकि बड़े काम का कॉन्सेप्ट है, कोई एक लूप है इस प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसी प्लेन में किधर भी हो, इसी प्लेन में मान लो ऐसी जा रही है, किधर भी जा रही हो इसी प्लेन में है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में एंगल कितना आएगा, 90। डू रिमेंबर दिस। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग, जो कि लूप के थ्रू ही पास हो रही है, लूप के प्लेन में ही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में एंगल
90 डिग्री आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखने को कहा है, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी m, विच इज I इंटू एरिया, m इंटू b इंटू साइन 90। जान निकलती है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। वो वेक्टर फॉर्म लिखना सीखना, अपने को वेक्टर फॉर्म लिखना सीखना है। तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे, प्लीज पे अटेंशन। यहां पर मैं आपको विजुलाइज करने को कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। यदि ये लूप ब्लू कलर में जो बना है, यदि ये वाई जेड प्लेन में होता, यदि ये वाई जेड प्लेन में होता, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्स के अलोंग होता, इसका नॉर्मल एक्स के अलोंग होता है ना। धीरे धीरे बोलता हूं, ध्यान से सुनना। यदि ये लूप वाई जेड प्लेन में रखते अपन, तो इसका नॉर्मल एग्जैक्टली एक्स के अलोंग होता है, वाई जेड के परपेंडिकुलर। अच्छा, यदि हम एक बात और सुनो, लूप को यदि थीटा से टर्न करेंगे, तो नॉर्मल भी उसका परपेंडिकुलर भी थीटा से टर्न हो जाएगा। जैसे लूप, ये मेरा हाथ लूप है, और ये पेन जो है उसका नॉर्मल, यदि मैं अपने हाथ को यानी लूप को 90 डिग्री से टर्न करूंगा, तो हाथ यहां से यहां आ गया, तो ये परपेंडिकुलर यहां से यहां आ गया। तो जितने एंगल से लूप टर्न होगा, नॉर्मल भी उतने से टर्न होगा, क्योंकि वो इससे रिजिडली क्लैंप हो गया, एक तरह से समझ लो। तो यदि लूप को आप 90 से टर्न करोगे, तो नॉर्मल भी 90 से टर्न होगा। तो यहां से देखो, यदि ये लूप वाई जेड प्लेन में होता, तो नॉर्मल एक्स के अलोंग होता, लेकिन आपने इस लूप को टर्न कर दिया कितने एंगल से, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इसको 90 माइनस थीटा से इधर टर्न किया, तो जो नॉर्मल एक्स के अलोंग था, वो नॉर्मल भी टर्न हो जाएगा। नॉर्मल किधर चले जाएगा, देखो, नॉर्मल चले जाएगा, जो पहले एक्स के अलोंग था वो भी 90 माइनस थीटा से टर्न हो जाएगा, तो नॉर्मल चले जाएगा 90 माइनस थीटा के एंगल पे। ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, क्योंकि लूप ने 90 माइनस थीटा कवर किया, तो जो नॉर्मल एक्स के अलोंग था वो भी 90 माइनस थीटा से टर्न हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल थीटा। 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये जो एरिया वेक्टर है, जो नॉर्मल है, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, वो इधर आ गया। अब इसके कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। एरिया वेक्टर, ध्यान से सुनना, एरिया वेक्टर, उसकी वैल्यू ए बी है, बाद में ए बी से रिप्लेस कर देंगे एरिया वेक्टर। इसका पहले y कंपोनेंट लिखते हैं, या पहले x कंपोनेंट, ए साइन थीटा, इधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ आएगा, और इधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा के साथ। इधर वाला कंपोनेंट, उधर जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा के साथ, ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा के साथ। तो ए साइन थीटा, और साथ में आ जाएगा प्लस आई क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है। और इधर जो कंपोनेंट जा रहा है वो ए कॉस थीटा है, लेकिन उसमें प्लस जे लगाओगे कि माइनस जे, ये नेगेटिव वाई है, तो ए कॉस थीटा के साथ माइनस जे, माइनस साइन ए कॉस थीटा के साथ माइनस जे। और इसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर मिल जाएगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा। और अब टॉर्क लिखना बहुत इजी है, वो बाद में लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका वेक्टर फॉर्म। दिस इज ओके। इसको एक और, मुझे मालूम है बेटा, जैसे 200 बच्चे बैठे हैं मान लो, तो 2 या 3 बच्चे से निकलेंगे जो ये 3D को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा, एक बार और समझाऊंगा, लेकिन यदि वो नहीं इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक और मेथड है जिसमें आपको 3D विजन डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको रिपीट कर रहा हूं एक बार, लास्ट टाइम। यदि ये लूप, ब्लू वाला लूप वाईजेड प्लेन में होता, तो नॉर्मल अलोंग एक्स होता, ये सबको मालूम है। लूप वाईजेड प्लेन में होता तो ये अलोंग, नॉर्मल अलोंग एक्स होता। अब इस लूप को एक तरह से आपने 90 माइनस थीटा से टर्न कर दिया, ये वाला एंगल थीटा तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा, तो इस लूप को आपने वाईजेड प्लेन से कितने से टर्न कर दिया, 90 माइनस थीटा से। तो जो नॉर्मल है वो भी 90 माइनस थीटा से टर्न हो जाएगा, जो नॉर्मल है वो भी 90 माइनस थीटा से टर्न हो जाएगा, जो अलोंग एक्स था वो एक्स से 90 माइनस थीटा पे टर्न हो जाएगा। बस इतना समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो दूसरी मेथड यूज करना। अभी भी नहीं समझ में आया तो बेटा इस मेथड को आप यूज नहीं करेंगे, आपके लिए एक और मेथड बताऊंगा। क्योंकि ये देखो, ये ऐसा नहीं कि बुद्धू है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। हर एक के दिमाग की कैपेसिटी होती है 3D को विजुलाइज करने की या नहीं करने की, तो वो आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो धीरे धीरे हो जाएगी। हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड है ना। तो ये जो एरिया वेक्टर है, जो नॉर्मल के अलोंग एरिया वेक्टर है, उसका एक्स कंपोनेंट ए साइन थीटा और वाई कंपोनेंट ए कॉस थीटा, लेकिन माइनस जे आएगा उसके साथ, क्योंकि पॉजिटिव वाई के अपोजिट है वो। तो ये आया। इज दिस क्लियर नाउ?
और दूसरा तरीका ये देखो, लेंदी है लेकिन आपको बहुत इजी लगने वाला है। 11th का बैकग्राउंड, यही एरिया बहुत ध्यान से सुनो, ऐसे लिख सकते हैं। जब भी आपको किसी रेक्टेंगुलर एरिया को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और करंट का सेंस दे रखा है, करंट ऐसे चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनो, तो कोई भी दो कॉन्जुगेटिव साइड्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो। जैसे ये वाली साइड, इसको कहा ए, और नेक्स्ट साइड और कोई दूसरी नहीं, नेक्स्ट साइड इसी सेंस में, इसको नहीं लिखेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में नेक्स्ट वाली साइड, पहली साइड, और करंट आगे बढ़ रहा है दूसरी साइड, ए क्रॉस भी कर दो, आपको एरिया वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर मिलेगा और सही वैल्यू भी मिलेगी। ये आपने 11th में पढ़ा है। तो एक लास्ट टाइम, करंट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में दो कॉन्जुगेटिव साइड सेलेक्ट करो, और इस बी क्रॉस से नहीं चलेगा, करंट की डायरेक्शन में ही आपको सिलेक्ट करना है, पहला और दूसरा, करंट की डायरेक्शन में ही आपको दो वेक्टर्स, साइड वेक्टर्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब करके देखते हैं। यहां देखो, ये करंट ऐसे चल रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज पे अटेंशन, ये लेंदी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, प्लीज पे अटेंशन। इसका एक्स कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, इसका इस साइड का देखो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा। आई कैप प्लस इसका वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा आ जाएगा। सबको मालूम है वेक्टर के कंपोनेंट्स ए साइन थीटा। ये पहली वाली साइड आपने वेक्टर फॉर्म में लिखी। फिर ये करंट इधर जा रहा है तो नेक्स्ट वाली साइड बी के कैप, और वो तो सीधे सीधे जेड के अलॉन्ग चल रही, तो दैट इज बी के कैप। मुझे बस इसके लिए वाई और एन बोल दो कि ये वेक्टर फॉर्म में पहली वाली साइड को एक्सप्रेस किया, बस वही वाई और एन। दूसरा वाला तो बहुत ईजी है, जिनको 3D वाली मेथड समझ में नहीं आई बिल्कुल चिंता ना करे बेटा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, आप इससे कर लोगे। और अब मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो, पहले स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों स्केलर्स को, तो ए बी कॉस थीटा स्केलर बाहर आ जाएगा, और आई क्रॉस क्या हो गया, माइनस जे, ए बी कॉस थीटा और आई क्रॉस के माइनस जे हो गया। फिर नेक्स्ट ए साइन थीटा बी, ए बी साइन थीटा बाहर निकाल देते हैं, जे क्रॉस के क्या हो गया, जे क्रॉस के इस प्लस आई, ये एरिया होता है, ये एरिया देखो ये मैच कर रहा है, माइनस ए कॉस थीटा जे कैप माइनस ए कॉस थीटा, ये एरिया ए इंटू बी से एरिया, ये वाला टर्म, और देखो ये वाला टर्म, एरिया वेक्टर। कोई बात नहीं है मांग, धीरे धीरे ये ध्यान से आपकी सिली मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी। विराज कह रहा है लेंदी बट वेरी सिंपल। लेंदी है, मैं मानता हूं ना ये लेंदी है, लेकिन इसमें गड़बड़ कभी नहीं, उसमें आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो वो प्रेफर करना है। आई रिकमेंड दिस। ये कब, जब आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। लवी का कहना सेकंड, बेटा आप अपना डिसीजन लो, मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां पे टॉर्क लिखना है, तो देखो ध्यान से, आप कैसे भी एरिया वेक्टर लिखो करंट से मल्टीप्लाई करके मैग्नेटिक मोमेंट, फिर एम क्रॉस बी कर दो, बी की जगह ये वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो एम वेक्टर लिखना आ गया, बी वेक्टर दे रखा है, एम क्रॉस बी से टॉर्क वेक्टर फॉर्म में आएगा। आगे बढ़े, एक केस और लेते हैं। अब मैंने चेंज किया, थोड़ा ओरिएंटेशन को चेंज किया, जिन लोगों को 3D विजन में प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए कोशिश करता हूं एक बार और एक्सप्लेन करने की। एक एक या दो ही हैं बस। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, अपने को सिर्फ एरिया वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मैग्नेटिक फील्ड दे दी जाएगी। वो नोट कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ध्यान से, ये जो एरिया है ना एक्स वाई प्लेन में, ना वाई जेड में, ना जेड एक्स में, ठीक है, और इसको अपने को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, यदि ये लूप एक्स जेड प्लेन में होता तो इसका नॉर्मल अलोंग वाई चले जाता, एक एक स्टेप। यदि ये एक्स जेड प्लेन में होता तो इसका नॉर्मल अलोंग वाई आ जाता। इसको अपन ने एक्स जेड प्लेन से कितने एंगल पे रखा है, अल्फा, तो इसका नॉर्मल भी
अल्फा से टर्न हो जाएगा, इसका नॉर्मल भी अल्फा से टर्न हो जाएगा। तो जो नॉर्मल ओरिजिनली जब ये एग्जैक्ट प्लेन में होता तब ये वाई के अलोंग था नॉर्मल, वो नॉर्मल भी एंगल अल्फा कवर कर लेगा। और एरिया बाद में ए बी से रिप्लेस कर देंगे, एरिया वेक्टर की वैल्यू है ए बी। अब बताओ इसका वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फा प्लस जे की माइनस जे प्लस जे, पॉजिटिव वाई के अलोंग कंपोनेंट है। इसका इधर वाला कंपोनेंट ए साइन अल्फा, लेकिन उसमें माइनस के कैप लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव जेड उधर है। इज इज ओके? दृष्टि वो क्वेश्चन में दे रहे कि बी के कैप क्वेश्चन में गिवन है बेटा, यहां पे तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड दी ही नहीं है, ठीक है। यहां सिर्फ एरिया वेक्टर लिखना सिखाया है, इसको करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा और फिर एम क्रॉस बी से टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कपल को थोड़ा 11th का बैकग्राउंड। मजा आ रहा है सर, इट्स इजी, गुड गुड गुड, सुपर, ओके, आ गया। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं कि कपल कैसे यूज करते हैं, या टॉर्क क्वेश्चन में दे रखा है तो कैसे यूज करते हैं। प्लीज पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन वेरी केयरफुली। मान लीजिए एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, और इसका मास है 10 kg, मान लीजिए यूनिफॉर्म रॉड है, और ये दो थ्रेड्स T1 T2 इनके टेंशन हैं दोनों एंड्स में, तो कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो दोनों टेंशंस जो हैं वो 50-50 आ गए, क्योंकि 100 न्यूटन का mg लग रहा है और दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इस केस में दोनों टेंशन 50-50 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कहीं आपको एक कपल दे दिया है कि इतना कपल भी लग रहा है, इतना टॉर्क भी लग रहा है, तो उसको आप कैलकुलेशन में कैसे यूज करेंगे वो सीखना है। कपल क्या होता है, दो ऐसे फोर्सेस जो इक्वल एंड अपोजिट है, मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, सेम फोर्स एफ और एफ, तो इनका नेट फोर्स कितना हो गया, 0। इसका मोशन से, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 हो गया ना। लेकिन ये टॉर्क तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनका टॉर्क जो है याद रखना, इनका टॉर्क आता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा। और ये सेंस बहुत इजीली, देखो ये रॉड को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टॉर्क की वैल्यू आती है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, और इसका सेंस तो ये देख के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी एक्सिस आप ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, सबके अबाउट ये टॉर्क सेम आएगा। कोई भी एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, कोई जनरल एक्सिस नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहीं भी एक्सिस सिलेक्ट कर लो, हर ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क एफ इंटू आर परपेंडिकुलर आएगा और क्लॉकवाइज आएगा, ये आपको मालूम है, ठीक है। क्लियर है, ये मालूम है ना, सबको याद है ना। यस यस यस, चलो ये बहुत ही बढ़िया। अब कई बार इसके लिए वो है ना सिर्फ आपको इसकी वैल्यू दे देंगे, या तो ये दोनों अलग अलग देंगे या फिर इसकी वैल्यू दे देंगे, भैया जैसे ये 20 न्यूटन मीटर, या तो ये दो अलग अलग देंगे वैल्यूज, या फिर आपको टॉर्क बता देंगे इसका, नेट फोर्स तो उसका है ही नहीं, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर मान लो क्वेश्चन में कहते हैं कि एक कपल लग रहा है और ऐसे लग रहा है, उसका सेंस भी दे दिया 20 न्यूटन मीटर, या तो आपने ये कैलकुलेट किया या उन्होंने दिया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ब्लू इज माय फेवरेट कलर, वैसे तो पीपल आर सेइंग ब्लू कलर इज गुड। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप कैसे इसको यूज करेंगे, एक बार रिवीजन कर रहे हैं इसका।
फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। इधर T1, इधर T2, इधर mg जो कि 100 है, और आप इसको ड्रॉ कर लो विथ सेंस, कहीं ऐसे कहीं भी ड्रॉ कर लो और लिख दो वैल्यूज 20 न्यूटन मीटर। अब जैसे आपको T1 कैलकुलेट करना है तो आप इक्वेशन तो लिख ही सकते हो, T1 प्लस T2 इज 100, लेकिन एक बढ़िया तरीका, मान लो कोई एक्सिस आपने सिलेक्ट किया, इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो से इक्वेट करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो रहेगा। सपोज ये वाले एक्सिस के अबाउट आपने नेट टॉर्क जीरो की इक्वेशन लिखना डिसाइड करी, एक सेंस भी पॉजिटिव ले लेना, जैसे ये वाला सेंस पॉजिटिव मान लेते हैं, ये जरूर है, ये जरूरी है कि आप एक सेंस पॉजिटिव मान लो। अब एक एक करके सभी फोर्सेस के टॉर्क लिखो विथ साइन और टोटल को जीरो से इक्वेट कर दो। तो सबसे पहले इस 100 का ये लेंथ सपोज आपको दे रखी है 2 मीटर्स, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया 1 मीटर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, और ये सेंस पॉजिटिव, ये वाला टॉर्क पॉजिटिव माना, और देखो ये 100 न्यूटन का फोर्स इधर ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये रॉड को इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये T2 इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका टॉर्क नेगेटिव साइन के साथ धीरे धीरे, जैसे सबसे पहले आप इस T1 का टॉर्क लिखेंगे तो T1 का तो जीरो ही आ गया, और यहीं लग रहा है तो उसका टॉर्क कितना आ गया जीरो, जो एक्सिस पे ही लग रहा है उसका टॉर्क जीरो आता है, जो एक्सिस पे लगता है उसका टॉर्क जीरो, तो T1 का टॉर्क जीरो, 100 न्यूटन का, पहले F इंटू आर परपेंडिकुलर, अब साइन देखो ये mg इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है तो प्लस साइन, फिर ये T2 इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, यूं घुमाने की कोशिश कर रहा है तो माइनस साइन, क्योंकि ये वाला सेंस पॉजिटिव है, T2 उधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, माइनस F इंटू आर परपेंडिकुलर। अब इसका टॉर्क बताओ, प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, ये सेंस पॉजिटिव लिया और ये इसी सेंस में लग रहा है क्लॉकवाइज, तो प्लस दिस कपल, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा T2, 2T2 इज 80, तो T2 की वैल्यू हो गई 40, T2 40 आ गया, T2 40 आ गया तो T1 बचा हुआ 60। ऐसे आप है ना कपल को यूज करते हैं। इज दिस ओके विद ऑल? ठीक है, कल मैं बताऊंगा कि अब ये अपन ने जो कपल पढ़ा, लूप के ऊपर जो टॉर्क लगता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, T2 40 हो जाएगा, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, 60। हेमांग सारी स्लाइड्स नहीं, जो आपको अभी देखना है जल्दी बताओ, टाइम हो गया है। एनी पर्टिकुलर स्लाइड यू वांट टू सी? खुश रहो बेटा, माय ब्लेसिंग्स टू ऑल। फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड? फर्स्ट स्लाइड, चलो टेक केयर बेटा, बाय। गुड नाइट बेटा, खुश रहो सब लोग, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, कोई टेंशन है तो कॉल करो। ठीक है, सेकंड स्लाइड गायरो मैग्नेटिक वाली। और कौन सी बोलिए? लूप वाला केस, लूप वाला केस कौन सा बेटा? लूप वाली थर्ड स्लाइड, अदिति एक मिनट बेटा। थैंक यू भव्या। ज्योतिरादित्य गुड बाय बेटा। बी पैरेलल वाली थ्योरी स्लाइड, ठीक है बताता हूँ। दिस वन, हाँ अक्षत करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक बार इसको कपल वाले कॉन्सेप्ट को अपन रिवाइज करेंगे। थर्ड अदिति, थर्ड वाली स्लाइड।
लास्ट वन। चलो बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ कर, बंद कर।